हेलो, आज हम लोग केमिस्ट्री के बात करेंगे। केमिस्ट्री की क्लास 11th, सबसे पहला चैप्टर इंट्रो ऑफ केमिस्ट्री। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साइंस। साइंस क्या है? साइंस एक ऐसा अध्ययन है जिसमें हम लोग सबसे पहले किसी प्रयोग को करते हैं, फिर उसका परीक्षण करते हैं और उसके बाद हम लोग उसको एक्सप्लेन करते हैं। मतलब सबसे पहले प्रैक्टिकल, उसके बाद फिर ऑब्जर्व, फिर उसके बाद एक्सप्लेन। तो इसको कहते हैं साइंस, कि हम लोग एक व्यवस्थित ढंग से किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं। अब देखते हैं, अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के अंदर हम लोग किसी पदार्थ की उसका संगठन देखते हैं कि इसमें कैसे ये संगठित हुआ है, उसके बाद उसके गुण और ये किन किन चीज़ों में बदल सकता है। इस चीज़ों का हम लोग जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री का इंट्रो यही है कि केमिस्ट्री के अंदर हम पदार्थों का रासायनिक संगठन, गुण और उनके देखते हैं कि वो किस प्रकार से अन्य चीज़ों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो अगर हम लोग बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री वैसे तो केमिस्ट्री का कोई स्टार्टअप का कोई वो सही डेट नहीं है कि इस टाइम पे केमिस्ट्री स्टार्ट हुई थी। वैसे सबसे पहले रॉबर्ट बायल को ही श्रेय जाता है इस बात का कि उन्होंने ही केमिस्ट्री को इजाद किया। मतलब केमिस्ट्री की उन्होंने ही एक तर्क दिया है कि केमिस्ट्री को हम लोगों को इस तरीके से अलग एक विज्ञान के रूप में रखना चाहिए। पर अगर हम लोगों से पूछा जाता है कि फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो हम लोग रॉबर्ट बायल का नाम ना लेते हुए बल्कि नाम लेते हैं किनका? लेवासिए का। फादर ऑफ केमिस्ट्री तो वो हमारे हैं लेवासिए। ठीक है। तो इसके बाद अब हम लोग देखते हैं वर्ड केमिस्ट्री कैसे बना है। तो केमिस्ट्री मिस्र भाषा के कीमिया वर्ड से बना है। इसका अर्थ होता है बरहीगिरी। बिल्कुल नहीं, इसका अर्थ होता है मिस्र की एक मिट्टी होती थी, उसका ही नाम था कीमियम। ठीक है। तो उधरी से केमिस्ट्री वर्ड लिया गया है। ठीक है। तो अब बात करते हैं, अगर हम लोग अपने बात करें ब्रह्मांड की कि ब्रह्मांड में कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो हम लोग मेनली दो चीज़ें केवल मानते हैं, एक एनर्जी और एक मास। मतलब कि ऊर्जा और द्रव्यमान। ब्रह्मांड में इन दो चीज़ों के अतिरिक्त किसी चीज़ से अदर संगठित नहीं हुआ है। केवल अगर ब्रह्मांड किसी चीज़ से संगठित हुआ है तो वो है एनर्जी और द्रव्यमान। और इनके बीच में सबसे बेस्ट फार्मूला है जो हमारे आइंस्टीन जी ने दिया था, E=mc²। ठीक है। बात करें ऊर्जा की, तो ऊर्जा किसी भी वस्तु या किसी भी आप कोई भी चीज़ कह सकते हैं, जैसे मनुष्य या जीव जंतु या फिर किसी भी अदर इक्विपमेंट, मशीन्स को वर्क करने के लिए आवश्यक है। मतलब कि अगर आपके पास एनर्जी नहीं है तो आप वर्क नहीं कर सकते हैं प्रॉपर्ली। ठीक है। तो मतलब कोई भी वर्क करने के लिए आपको ऊर्जा की आवश्यकता ही पड़ेगी। और द्रव्यमान कि मतलब कि हर एक चीज़ में अपना उसका खुद का मास भी होता है। तो अगर ऊर्जा हम बात करें कि ऊर्जा को अविनाशी कहा जाता है। मतलब कि ऊर्जा कभी विनाश नहीं होता है। ऊर्जा हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है। जैसे कि अगर मैं बताऊं कि मैंने साइकिल चलाई, तो साइकिल में मैंने पेशी ऊर्जा लगाई और वो गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। तो मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो ऊर्जा थी वो एक फॉर्म में थी। पहले मेरे अंदर मैंने पेशी ऊर्जा लगाई और वो किस में बदल गई? गतिज ऊर्जा में। समझ रहे हो? तो देखो, ये ऊर्जा का विनाश नहीं होता है कभी। ऊर्जा क्या होती है? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चली जाती है। ठीक है। तो ये बात हो गई ऊर्जा और द्रव्यमान की। एक बार फिर से देख लो कि ऊर्जा क्या है। ऊर्जा मतलब किसी को भी कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की पावर देती है, स्ट्रेंथ देती है कि आप इस कार्य को कर सकते हो। ठीक है। बिना एनर्जी के आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते हो। चलो तो देखते हैं E=mc²। अगर किसी चीज़ का मास ख़त्म हो जाता है, अगर आप सोचो कि मास कभी किसी का ख़त्म हो जाए, तो मास के बाद जो चीज़ बनती है वो क्या होती है? एनर्जी। मतलब अगर आप सोच रहे हो कि मास किसी चीज़ का ख़त्म हो जाएगा तो वो क्या किस में बन जाएगी? एनर्जी के रूप में बाहर आएगी। मतलब अगर देखो होगा आपने कभी कि अगर ब्रह्मांड में ब्लैक होल वगैरह बनते हैं तो वो क्या होते हैं? बड़े बड़े तारों के विनाश से होते हैं और उस टाइम पे इतनी एनर्जी निकलती है। तो समझे उस टाइम पे क्या होता है? मास जितना भी द्रव्यमान होता है वो सारा ख़त्म हो जाता है और उसके बाद निकलती क्या है? एनर्जी। और जब एनर्जी संगठित हो और मास किससे बना होता है? वो बना होता है एनर्जी। मतलब ये एक दूसरे के पूरक आप कह सकते हो। ठीक है। एक दूसरे के पूरक टाइप के हैं, मतलब मास एनर्जी पे और एनर्जी मास पे।
E बराबर mc² का फार्मूला है। तो m यहाँ पे मास होता है, E एनर्जी और c होती है प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये था हमारा ब्रह्मांड का संगठन कि ब्रह्मांड में कौन कौन सी चीज़ें। तो ब्रह्मांड का संगठन केवल 2 ही चीज़ों से हुआ है, एनर्जी और मास से। अब देखते हैं पदार्थ। तो मास किनके अंदर होता है? मैटर के अंदर। तो मैटर क्या है अपना? सबसे पहले बात करते हैं मैटर की, ठीक है। मैटर मतलब द्रव्य। द्रव्य देखो, एक ऐसा लिखा जाता है द्रव्य, और एक लिखने का ढंग होता है ये। इसको बोलते हैं लिक्विड, इसको बोलते हैं लिक्विड, और ये होता है मैटर, ठीक है। जो लिक्विड आप कहते हैं कि मैटर कितने टाइप के होते हैं, मतलब द्रव्य कितने, पदार्थ कितने तरह के होते हैं। तो अगर हम लोग उनका भौतिक वर्गीकरण करें, कैसा? फिजिकल क्लासिफिकेशन करें, तो कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ये वाला लिक्विड इसके अंदर ही आता है, ठीक है। तो कभी कंफ्यूज मत होना कि द्रव्य द्रव्य हिंदी में बोल दिया जाता है कभी, ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, अब इनके बारे में अलग अलग भी बात करेंगे, ठीक है। तो पहले पढ़ लेते हैं मैटर। मैटर को पढ़ना क्यों जरूरी है? हमें देखो केमिस्ट्री पढ़नी है, तो पहले ही बताया कि केमिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ेंगे? मैटर, इसका मास वगैरह पढ़ेंगे कि क्या होता है, कैसे क्या। इसके बाद इसके गुण, कि इसको जलाने पर क्या होगा, इसको गर्म करेंगे वायु की अनुपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या होगा। ये चीज़ें भी पढ़नी पड़ती हैं केमिस्ट्री के अंदर। और ये किस में चेंज हो जाएगा, अगर हम इसमें ये मिला दें तो किस में चेंज हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ पढ़नी है? केमिस्ट्री के अंदर ही पढ़नी है। तो देखो आगे कि अगर हम फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें, तो बात करें सबसे पहले सॉलिड की। सॉलिड में क्या होता है कि जो इसके अणु होते हैं, ठीक है, बहुत ही पास पास होते हैं, ठीक है। अणु बिल्कुल चिपके हुए होते हैं एक दूसरे से। बात करें अगर लिक्विड की, तो लिक्विड में अणु थोड़े थोड़े दूर होते हैं। ऊपर लेके आना पड़ेगा क्योंकि दिखेगा नहीं फिर, चलो इसको रफ करें। अब बात करें अगर लिक्विड की, तो लिक्विड में अणु कैसे होते हैं? थोड़े थोड़े से दूर दूर, ठीक है। और अगर बात कर ले हम लोग गैस की, गैस में क्या होता है? गैस में अणु बहुत ही दूर दूर होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सॉलिड की बात करें, तो सॉलिड में आप देखो यहाँ पे अणु पास पास क्यों है? अगर इनके बीच में बल ज़्यादा लगेगा तभी तो ये लोग पास पास रह सकते हैं। अगर इस पेन को ऐसे धक्का मार के रखेंगे तो बल लगा रहे हैं, तो ये ढक्कन हमेशा इससे चिपका रहेगा। पर अगर हम इसको ऐसे कर दें, छोड़ दें, या फिर फ्रीली ऐसे रहना दें, कोई बल ना लगाएं, तो क्या ये अलग और ये अलग रहेगा। सेम ऐसा ही कुछ रहता है इसमें कि फोर्स लगता रहता है बराबर, ठीक है। उसको फोर्स को बोलते हैं अंतरा आणविक आकर्षण बल। अंतरा आणविक आकर्षण बल। इनर मॉलिक्यूलर अट्रैक्ट फोर्स, ठीक है, मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिंग फोर्स, हिंदी में अंतराणु आकर्षण बल बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैसा होगा? पास पास होगा। अगर इनकी हम बात करें मोशन की, तो मोशन इनमें होगा ज़्यादा कि गैस में होगा कि लिक्विड में? भाई इनमें बल ज़्यादा लग रहा है तो ये मोशन कर ही नहीं पाएंगे, तो इनका मोशन जो है बिल्कुल ना के बराबर होता है, ठीक है। बिल्कुल नहीं होता है मोशन, इनमें मोशन नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो ये अंतराणविक आकर्षण बल पूछा जा सकता है आपसे कैसा होता है, तो इसमें आपको बताना है ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके अणु पास पास होते हैं। और 2 पॉइंट देखो कि इसमें क्या होता है, इनका आकार हमेशा निश्चित रहने वाला है, ठीक है। आकार कैसा रहेगा? निश्चित, क्योंकि अणु पास पास है, उनको हिलने का कोई वही नहीं है कि आप इधर से उधर जा सकते हो। आप इसके इस मार्कर के अगर अंदर अणु की बात करें, तो इसमें जो अणु होंगे वो सारे क्या होंगे? एक दूसरे से बिल्कुल संगठित होंगे। अंतराणविक आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या, एक दूसरे के पास बिल्कुल चिपके हुए हैं। तो ना तो इनके अणु इधर से उधर भाग सकते हैं, बिल्कुल जहाँ पे हैं वहीं पे बने रहेंगे, ठीक है। तो तभी क्या है कि इस मार्कर का अगर अणु इधर से उधर जा सकते हैं, अणु इधर से उधर हिल सकते हैं, तो क्या होता? तो ये मार्कर आपको कुछ ऐसा ना दिख रहा होता, फैल सा गया होता, क्योंकि अणु तो हिल सकते थे। पर इसमें क्या है, अणु हिलेंगे ही नहीं, तो क्या एक दूसरे से चिपके रहेंगे, ठीक है।
तो क्या होगा, इसका आकार हमेशा निश्चित रहेगा और आयतन कैसा रहेगा, निश्चित रहेगा। ठीक है, आकार निश्चित होता है कि जो आकार है वो आयतन है। ठीक है, ठोस का कैसा रहेगा, निश्चित। और अगर हम बात करें किसकी, लिक्विड की, तो इसका क्या होगा, लिक्विड की अगर बात करें तो लिक्विड में क्या होता है कि लिक्विड जो है हमारा, इसका आकार निश्चित नहीं होगा। ठीक है, पर आयतन कैसा होगा, निश्चित। मतलब अगर 2 लीटर की चीज़ है तो वो आप चाहे किसी में डालो, किसी भी चीज़ में डालो तो क्या होगा, 2 लीटर ही रहेगा। पर गैस की अगर बात करें तो गैस का ना तो आकार निश्चित होता है, ना ही आयतन। मतलब इसका आंतरिक अंतरा आणविक आकर्षण बल पूछा जाए अगर आपसे, तो कैसा बताना होगा कि बहुत ही कम होता है। मतलब फ्रीली रहते हैं, इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बिल्कुल फ्री घूमते रहते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन की, किसकी, केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो किस किस में होता है। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में अगर बात करें तो केमिकल क्लासिफिकेशन में पहली चीज हमारी बांटी जाती है एलिमेंट, नंबर 2 कंपाउंड, हमारा होता है कंपाउंड, और तीसरा हमारा होता है मिक्सचर। वो कॉल आ गई थी इसीलिए फिर से करना पड़ा, मिक्सचर। ठीक है, तो बात करें एलिमेंट की, तो एलिमेंट हमारे 118 हैं और जिनमें से 92 हमारे नेचुरल हैं, बाकी बचे हुए सारे कैसे हैं, कृत्रिम हैं। ठीक है, अच्छा आर्टिफिशियल है मतलब। तो 118 ये हमारे तत्व हैं। जो अगर बात करें किसी ह्यूमन बॉडी की तो वो 3 तत्वों से ही बन जाती है, ज़्यादातर 3 तत्व होते हैं, कौन, CH और O। ठीक है, तो कुछ तत्व बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तत्व क्या होते हैं जिनको ना तो भौतिक विधि ना ही रासायनिक विधि के द्वारा छोटे पदार्थों में तोड़ा जा सकता है। ठीक है, सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इन ए सिंपल सब्सटेंस बाई केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, तो फिर देखो तत्व के बारे में और बात करें, तत्वों को भी डिवाइड किया गया किस किस में। तो सबसे पहली बात है मेटल, दूसरा हमारा नॉन मेटल और तीसरा हमारा सेमी मेटल। ठीक है, सेमी मेटल मतलब धातु, अधातु और उपधातु। तो बात करें अब केवल धातुओं की, तो धातुएं क्या होती हैं, ये शीघ्रता से अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके या इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके क्या बना लेती हैं, धनायन बना लेती हैं। ठीक है, इनकी प्रवृत्ति कैसी होती है, धनायन बनाने की। मतलब कि अगर इनके पास कोई मेटल है M, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन गिव करके कैसा नहीं, M+ बड़ी ईजिली बना लेगी। नीचे आ गए, फिर से ऊपर देखो, क्या अगर कोई M है तो वो ईजिली एक इलेक्ट्रॉन गिव करके क्या बनाएगी, M+। जबकि नॉन मेटल की अगर बात करें तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, गेन करेगी। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, गेन करेगी। यहाँ पे क्या कर रही थी, गिव कर रही थी या त्याग रही थी, पर यहाँ पे क्या करेगी, ग्रहण करेगी। ठीक है, और क्या बनाएगी, M-। ठीक है, इसको N से नोट कर लो। ठीक है, N-। तो ये हमारी होगी मेटल, ये होगी नॉन मेटल। मेटल के कुछ और गुण होते हैं, वो कौन कौन से, ठीक है, तो देखो कौन सा होता है, जैसे कि तन्यता नाम का एक गुण होता है, आघातवर्धनीयता होता है, आघातवर्धनीयता। ठीक है, सुचालकता होता है गुण, और कौन सा होता है, सुचालकता। मतलब ये ऊष्मा के और विद्युत के सुचालक होते हैं, और विद्युत के सुचालक। ठीक है, तन्यता का मतलब समझते हो कि खींचने पर तार की तरह खिंच जाते हैं, पीटने पर चादर बन जाते हैं। अगर एक तरफ इनको गर्म किया जाए तो दूसरी तरफ भी गर्म हो जाते हैं। मतलब ऊष्मा के सुचालक, हीट के कंडक्टर होते हैं अच्छे, और विद्युत के भी कंडक्टर होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कौन थे, मेटल। बात कर रहे थे किसकी, मेटल की। तो ये हमारे ऊष्मा विद्युत सबके सुचालक होते हैं। और एक बात आपने अगर देखी होगी, अगर आपके दिमाग में थोड़ी भी पीरियोडिक टेबल है तो आपने देखा होगा कि इधर पे हमें देखने को मिल जाते हैं ऐसे कुछ। ठीक है, ठीक है, तो देखो होता क्या है कि मतलब अगर आप इधर पे देखोगे तो आपको क्षार मृदा धातुएं, क्षार धातुएं, ये जितना भी मेटल टाइप का ग्रुप मिलेगा वो कहाँ मिल जाएगा, अपने लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगा। पर अगर आप देखोगे इधर बढ़ने पर तो क्या होगा,
जो मेटल का गुण होगा वो धीरे धीरे में किस में चेंज होएगा, नॉन मेटल में। ठीक है, मतलब इधर पे सारे हमारे मेटल थे और इधर धीरे धीरे जैसे ही बढ़ोगे तो क्या हो जाएंगे, सारे चेंज होंगे किसमें, नॉन मेटल में। ठीक है, तो इधर पे आपको नॉन मेटल मिलेंगे ज़्यादातर। ठीक है, और डी ब्लॉक की धातुएं भी किस में आती हैं, मेटल में, कुछ नॉन मेटल में भी आ जाती हैं। ठीक है, अच्छा तो ये थी मेटल की बात। और देखो मेटल में क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है एक, उसमें अगर H की जो ऊपर वाले जितने भी मेटल होती हैं, जितनी भी H की ऊपर वाली मेटल है, ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तो इसमें देखो क्या होता है कि जो H के ऊपर वाली जितनी भी H के ऊपर वाली मेटल होती हैं वो क्या होती है, अगर किसी हमने जैसे सपोज मान लो K लिया, तो अगर हम इसकी किसी अम्ल से क्रिया कराएंगे तो क्या हमें बनेगा, मतलब या ए मतलब कि अगर हम किसी भी इसके ऊपर वाली जितनी भी धातुएं हैं उनकी अगर हम किसी भी एसिड से क्रिया कराते हैं तो उसके में क्या होता है, H2 गैस हमारी रिलीज होगी। अगर आप Na लोगे या फिर कोई भी लोगे और किसी भी एसिड के साथ अगर आप उनका क्या करा दो, कोई मेटल लिया और आपने, पर शर्त है कि वो किसके ऊपर होनी चाहिए, इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज में किसके ऊपर होनी चाहिए, वो हमारी होनी चाहिए किसके, H के ऊपर। तो वो क्या होगी, उस एसिड के साथ क्रिया करके H2 गैस रिलीज करेगी। ठीक है, तो इसको बैलेंस भी कर लो। ठीक है, 2K HCl, 2 भी इधर भी लगा दो, 2KCl और H2 गैस। ठीक है, अब बात करो नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल में जितना भी पड़ा है सब उसका उल्टा। ठीक है, मतलब कि क्या होगी कि ये तो एक तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगी और उसके बाद क्या बनाएंगी, निगेटिव। ठीक है, निगेटिव बनाएंगी, ऋणायन बनाएंगी। उसके बाद देखो क्या होगा, ना तो इनमें तन्यता का गुण होगा, ना आघात व अधीनता का गुण होगा। ठीक है, विद्युत की और ऊष्मा की भी कुछ अलग होंगी, पर इसमें भी अपवाद है। ग्रेफाइट एक धातु है, फिर भी इसमें क्या होता है, विद्युत की सुचालक है ये। ठीक है, विद्युत की सुचालक। ग्रेफाइट कहाँ देखने को मिलता है, पेंसिल की नोक होती है, वही होती है हमारी ग्रेफाइट। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपको वो विद्युत की सुचालक होगी, तो ग्रेफाइट जो है इसमें क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर है। ठीक है, इसके बाद देखो नॉन मेटल में और कुछ, नॉन मेटल में आप जब आप पीरियोडिक टेबल में दाईं तरफ जाओगे तो आपको सारे नॉन मेटल ही आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे ही आप राइट टर्न में जाओगे तो आपको क्या मिलेंगे, ज़्यादातर सारे नॉन मेटल मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। नॉन मेटल ठोस में नहीं होते हैं, काफ़ी सारे जैसे फास्फोरस है नॉन मेटल की किसमें, लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। और उसके बाद क्या है कि बाकी सारे जितने भी नॉन मेटल हैं, जैसे कि आपको हीन अक्रिय गैसें याद होंगी, तो ये सारे भी नॉन मेटल के अंतर्गत ही आ जाते हैं। तो ये किसमें होती है, गैस फॉर्म में होती हैं। ठीक है, किसमें होती है, गैस फॉर्म में। पर अगर आप मेटल की बात करो तो मेटल किसमें होते हैं, सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। पर कुछ मेटल कैसे हैं जो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, कौन कौन से, Hg है, ठीक है, पारा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद कौन सा है हमारा, Ga है, ठीक है, गैलियम। अच्छा, तो ये हमारे कैसे होते हैं, ये हमारे पाए जाते हैं लिक्विड फॉर्म में, जबकि हैं कैसे, मेटल। और नॉन मेटल जितने भी होते हैं वो किसमें, या तो लिक्विड फॉर्म में या फिर गैस फॉर्म में। अच्छा, अब बात करते हैं, अगर हम लोग बात करें किसकी, सेमी मेटल की। ठीक है, सेमी मेटल, तो इनके अंदर क्या होता है कि कुछ गुण पाए जाते हैं मेटल के और कुछ गुण पाए जाते हैं किसके, नॉन मेटल के। मतलब कि ये विद्युत की सुचालक होती हैं, पर इनमें लगातार फ्लो नहीं होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे रुक रुक के फ्लो होती रहती है। इसके एग्जांपल देखो तो जर्मेनियम है हमारा, बिस्मथ है, एंटीमनी है, तो ये हमारी होगी सेमी मेटल की बात। इसके बाद अगर बात करें एलाओ की, ठीक है, एलाउस की मतलब मिश्र धातुएं, तो क्या होता है कि ये एक दूसरे से मिलकर बनी होती हैं। तो मिश्र धातुओं की देखो जरूरत क्यों पड़ती है, मिश्र धातुओं की जरूरत इसलिए पड़ती है, जैसे कि मेटल है, अगर हम बात करें फेरस की, ठीक है, लोहा की, तो क्या होता है इसमें जंग बहुत जल्दी लगती है। फेरिक ऑक्साइड जंग का सूत्र होता है। ठीक, तो क्या होता है जंग बहुत जल्दी लगती है, मतलब कि ये बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाएगी मेटल। पर अगर हम इसी को किसी में चेंज करके या फिर इसमें कोई दूसरी धातु मिला के, तो अगर हम कोई अलग एलॉय बनाए हम कोई अलग मिश्र धातु, जैसे कि अगर बात करें स्टील की, ठीक है, तो क्या होता है ये स्टील लोहे से ज़्यादा दिन तक चलेगी, मतलब ना तो इसमें जंग लगने वाली है ना कुछ, और सस्ती और हो जाती है काफ़ी। ठीक है, एक्सपेंस बहुत कम हो जाता है इसमें।
तो देखो क्या है, तो यहाँ आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं कि आपको जैसे कि आपको जो धातुएं में प्रॉब्लम थी वो नहीं मिलने देखने को नहीं मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद काफ़ी मजबूत हो जाती हैं, सस्ती पड़ती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसीलिए मिश्र धातुओं को बनाया जाता है। जैसे अगर बात करो कांसे की, ठीक है, तो कांसे क्या है, कांसे के आभूषण वगैरह बनते हैं, ठीक है। स्टील है तो स्टील के अपने बर्तन बनते हैं। अगर किसी अन्य धातु के बनाओ तो सोचो कितने एक्सपेंसिव बनेंगे। मतलब अगर आप देखो पीतल का बर्तन है, पीतल भी फिलहाल एक है तो मिश्र धातु ही, ठीक है। पर अगर बात करें अदर जैसे कि बात करें लोहे की, तो कढ़ाई वगैरह, तो ये इनमें देखो जंग लगती रहती है, ठीक है, डिकम्पोज हो जाते हैं। पर स्टील के क्या है, स्टील के जितनी जल्दी डिकम्पोज नहीं होते, मतलब इनमें कोई चांस ही नहीं होता है जल्दी, ये तो सीधे टूट जाते हैं, टूटते ही हैं जब टूटते हैं, ठीक है। अदरवाइज डिकम्पोज वगैरह का इनमें कोई वो नहीं होता, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारी थी सेमी मेटल। इसके बाद देखो क्या है, अब हम लोग बात करते हैं कंपाउंड की। कंपाउंड मतलब यौगिक, ठीक है। तो इनमें क्या है, कंपाउंड को अगर हम लोग केमिकल प्रोसेस से तोड़ना चाहें तो हम तोड़ सकते हैं, पर अगर आप सोचें फिजिकली तोड़ना चाहें तो फिजिकली आप इनको अलग नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखो H2O के, ये हमारा एक कंपाउंड है, ठीक है। पर अगर आप सोचो कि हम इसमें से H अलग कर लें और O को अलग कर लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे यौगिक होते हैं। अगर बात करें किसकी, मिक्सचर की, मिक्सचर में देखो क्या होता है कि मिक्सचर में आपने छोटे पढ़ा होगा कि मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, समांगी और विषमांगी। विषमांगी, ठीक। इनकी इंग्लिश देखनी पड़ेगी, इंग्लिश तो नहीं याद है हमें, इंग्लिश देखते हैं। समांगी की देखो होमोजीनस, और इसकी हेट्रोजीनस, ठीक है। तो देखो छोटे क्या पढ़ते थे कि अगर पानी है तो उसमें शक्कर मिलाओ तो घुल जाती है पूरी, ठीक है। तो मतलब अगर समांगी कब बोलते हैं, होमोजीनस कब बोलेंगे, जब इनको अलग अलग ना देखा जा सके। और जब अगर बात करें कि जैसे कि अलग अलग देखा जा सके तो क्या है, हेट्रोजीनस, ठीक है। और जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं तो वो क्या कहलाता है, मिक्सचर कहलाता है, ठीक है। जब उनको अलग अलग ना देखा जा सके तो वो होमोजीनस, और अलग अलग देखा जा सके तो वो हेट्रोजीनस। पर बात देखो केमिस्ट्री में अब क्या आपको बोलना है, ये भाषा गलत है, ठीक है। आपको बोलना है कि जब प्रावस्था का मान 1 होता है, मतलब उसमें कुछ एक ही चीज़ दिखे हमें, एक जैसी दिखे, ठीक है। भले ही वो उसका कलर चेंज हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, पर देखे कैसी, एक, उसमें अदर कलर ना हो फिर। और अगर प्रावस्था का मान 1 नहीं है, भले ही 2 हो, ठीक है, प्रावस्था का मान कैसा है, 2। जैसे कि पानी है उसमें हमने रेत घोल दी, घुली ही नहीं, तो एक तो हमें प्रावस्था कौन सी दिखेगी, पानी की, और एक कौन सी, रेत की। तो एक इधर और दूसरी इधर, तो क्या है, प्रावस्था 1 प्रावस्था 2। तो आप समझ गए ना। तो आपको बताना कि अगर प्रावस्था का मान 1 है तो वो कैसा है, होमोजेनस मिक्सचर है, और अगर प्रावस्था का मान 2 है तो वो कैसा है, हेट्रोजेनस मिक्सचर है, ठीक है। अच्छा, तो ये बात हो गई मिक्सचर की। तो मिक्सचर में आपको ये बताना है। अब बात करें हम लोग किसकी, अब हमारे आ जाते हैं कि सब्सटेंस के काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज़ हैं अलग से, बहुरूपता है, अपर रूपता है। तो इनके बारे में देखो हम लोग स्लाइड से देख लेते हैं, क्योंकि उसमें कुछ फिगर भी दिखाने हैं आपको, ठीक है। तो चलो स्लाइड पे चलते हैं फिर और देखते हैं इन सब चीज़ों को। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किसके, हम लोग बात करें एलिमेंट एंड कंपाउंड की, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म मतलब कि बहुरूपता बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपको फिजिकली अगर आप देखेंगे फिजिकली कंपोजिशन, तो उसमें क्या होगा, आपको विभिन्न अवस्थाएं मिलेंगी किसी भी एलिमेंट की, ठीक है, या फिर किसी कंपाउंड की। तो ऐसी कोई गुण आपको देखने को मिलता है तो वो क्या होगा, पॉलीमॉर्फिज्म बोलेंगे, ठीक है। जैसे इसके एग्जांपल क्या है, CaCO3 और AgNO3। इधर पे आप देख लो कि AgNO3 इनके कैसे, अगर आप देखो फिजिकली, अगर इनको देखो फिजिकली कंपोजिशन, तो इनके एक होता है रोम्बेड्रल और एक होता है ऑर्थोओम्बिक, ठीक है। तो ये क्या हमारा, तो ये हमारा किस में जाएगा,
पॉलीमॉर्फिज्म में। अगर बात करें किसकी, एलोट्रॉपी की, तो एलोट्रॉपी में क्या होता है कि आपको उसका केमिकल कंपोजिशन है वो देखने को मिलेगा कैसा, अलग अलग। जैसे कि अगर बात करें कार्बन की, ठीक है, तो कार्बन का देखो, अगर आप डायमंड की बात करें और उसकी बात करें ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट में देखो क्या होता है, हेक्सागोनल होता है, मतलब कि इस टाइप का बनता है, ठीक है, उसका किसका, ग्रेफाइट का। और बात करें अगर डायमंड की, तो डायमंड में देखो कैसा होता है, चतुष्फलकी बनता है, क्यूबिक टाइप में, ठीक है। तो ये हमारा किसके अंदर आ जाता है, अगर उसका देखो केमिकल कंपोजिशन में अलग अलग अवस्थाएं पाई जा रही हैं तो वो किसके अंतर्गत जाएगा, एलोट्रॉपी के अंदर। और अगर AgNO3 है और अगर उसका फिजिकली कंपोजिशन अलग अलग है तो वो किसके अंदर जाएगा, पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर। देखो एलोट्रॉपी के अदर एग्जांपल देख लो, अगर कार्बन का देखें तो इसके अंतर्गत कौन से आते हैं, आप बात कर लो किसकी, फ्लोरीन है, आपका ग्रेफाइट है, और उसके बाद आपका डायमंड। और ऑक्सीजन के अंदर देखो अगर आप तो O2 और O3, ठीक है। अब बात करें किसकी, बात करें आइसोमॉर्फिज्म की, तो देखो इसमें क्या होता है कि आपको केमिकल कंपोजिशन तो साथ साथ मिलेगा ही, और उसके साथ साथ क्रिस्टल लैटिस कैसे होंगे, सेम होंगे। उनमें क्या था, अवस्थाएं भिन्न भिन्न होंगी, ठीक है, पर इनमें क्या होगा, सेम होंगे। इसकी इनकी क्या होती है, समाकृतता, ठीक है। तो जितनी भी फिटकरियाँ वगैरह होती हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो ZnSO4 और FeSO4 अगर इनका आप क्रिस्टल जालक देखोगे, मतलब कि इनके अणु जो है वो कैसे सेटल हैं, तो जिस प्रकार से ZnSO4 के हैं उसी प्रकार से किसके अणु सेटल होंगे, FeSO4 के। मतलब अगर इसके देखो 4 के रूप में कुछ इस प्रकार से सेटल है इस वाले के, तो FeSO4 को भी बिल्कुल सेम होंगे, ठीक है। इसके साथ साथ देखो एलिमेंट में और कौन कौन से आपको पढ़ने पड़ते हैं, ब्रिटलनेस, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में कौन कौन से पढ़ने पड़ते हैं, ब्रिटलनेस है, तो उसके बाद देखो सल्फर और कोक इसके एग्जांपल दिए हैं। तो मतलब क्या है कि टूटने का गुण, भंगुरता बोलते हैं कि आप अगर इनको पीटोगे तो छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाएंगे, ठीक है। तो ये गुण कौन सा होता है, ब्रिटलनेस। डक्टिलिटी मतलब कि तन्यता का गुण, कि कितना ज़्यादा आप खींच सकते हो किसी चीज़ को, ठीक है। तो प्लेटिनम जो है हमारी एक ऐसी धातु है जिसे बहुत ज़्यादा खींचा जा सकता है, और टंगस्टन है, सोना चांदी के तार आदि आप खींच सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखो मेलिएबिलिटी है, तो मेलिएबिलिटी में देखो क्या होता है कि पीटने पर क्या होता है, चादर के फॉर्म में आ जाती है, तो लोहा है, आपका कॉपर है, ठीक है। और हार्डनेस की बात करें तो क्या है, डायमंड। मतलब हार्डनेस क्या कि एक दूसरे से कठोर होना, ऐसे तुलना करके नहीं देख सकते, क्या कि एक दूसरे को जो खरोंच सके। मतलब अगर हम दो धातुएं ले, जैसे कि एक M और दूसरी M1, एक दूसरी कौन सी M2, ठीक है। तो अगर हम M1 को M2 पे खरोंचें तो मान लो कोई इफेक्ट ना पड़े, अगर हम M2 को M1 पे खरोंचें तो इस पर स्क्रैच आ जाए, तो हम क्या कहेंगे कि M2 ज़्यादा कठोर है। इसको जो हम लोग नापते हैं वो किस पैमाने पे नापते हैं, म्यो स्केल पर नापते हैं, ठीक है। अगला देखो अपना क्या है, डेलिक्विस्सेंस है, तो इसका मतलब क्या है, NaOH और KOH और NaCl है। तो देखो इसमें क्या होता है कि ये लोग नमी जितनी भी होती है वातावरण की उसको क्या एब्जॉर्ब करते हैं, और किसमें, एक विलयन के फॉर्म में आ जाते हैं, मतलब लिक्विड के फॉर्म में आ जाते हैं। इनको बोलते हैं आर्द्रता ग्राही, ठीक है। क्या बोलते हैं, आर्द्रता ग्राही। तो ये हमारे होते हैं NaOH है, KOH है और NaCl है, ये इसी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अगला गुण हमारा कौन सा है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर। मतलब कि क्या होगा, इसमें जो है ये हाइड्रेट है, एक हाइड्रेट है, ये जो हमारा हाइड्रेट है, तो इसमें देखो क्या है कि जैसे कि CuSO4 है, तो ये क्या होगा, वायुमंडल में हम लोग अपने एटमॉस्फेयर में रखेंगे तो क्या होगा, नमी को सोख कर क्या बना लेगा, हाइड्रेट बना लेगा। अगर हम बात करें कि इसकी CuSO4 था, ठीक है, क्या था, CuSO4, तो अगर हम इसको ऐसे ही खुला रख दें तो क्या होगा, ये धीरे धीरे क्या लेगा, एटमॉस्फेयर से नमी को लेता रहेगा और क्या बना लेगा, CuSO4 × 5H2O, ठीक है। देखने में ये इसका कलर कैसा होता है, नीला होता है। चलो अगला देखते हैं, तो वो हमारा क्या है, इफ्लोरेसेंस, ठीक है, इफ्लोरेसेंस। इसका मतलब क्या है कि FeSO4 × 7H2O, मतलब कि ये जो इसके 7H2O दिख रहे हैं ये धीरे धीरे क्या कहता है, या तो इनको पूरी तरह से या फिर आंशिक रूप से इनको क्या वातावरण में छोड़ देता है, मतलब कि अपने से निकालता रहता है। तो इसकी हिंदी होती है उत्फुल्लन
ठीक है। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? उत्फुल्लन पदार्थ। तो इसका एक एग्जांपल है FeSO4 इंटू 7H2O, और उसके बाद Na2SO4 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O इसके अदर एग्जांपल हैं। ठीक है। ये लोग क्या कहते हैं, अपने जितने भी हाइड्रेट है उसको अपने क्रिस्टलन जल को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से वातावरण में छोड़ देते हैं। ठीक है। तो ये हमारा था आज का इतना। अब बाकी जो हम लोग हैं, बाकी अगले पार्ट में देखेंगे, उसमें हम लोग बात करेंगे एटम की, मॉलिक्यूल की, और उसके साथ साथ बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट की। तो अगले वाले पार्ट में ये सब कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है।